तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएशन देख लिया था हाइट के साथ और डेप्थ के साथ। हाइट के साथ वेरिएशन का फॉर्मूला कैसे आया था, वो दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने। एक पार्ट ये था कि अगर h का वैल्यू 320 किलोमीटर 400 500 किलोमीटर से कम है तो g डैश इज इक्वल टू हो जाएगा g1 माइनस 2h बाई आर, बट अगर उससे ज्यादा है तो g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h बाई आर ई का होल स्क्वायर। फिर डेप्थ के साथ एक ही फॉर्मूला था, चाहे जितनी डेप्थ हो, क्या था, g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस h बाई आर। ठीक है, और इसमें h कहां से लेते थे, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। फिर इसमें एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको लास्ट टर्म पर कि g के वैल्यू में किस तरह से वेरिएशन आता है। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि g का वैल्यू स्टार्टिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के, फिर इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, बच्चे कहते सर ऐसे कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वो तो एक्सप्लेन कर दो। याद करो g इज इक्वल टू क्या लिखा था, g एम ई इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर ई क्यू, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। तो ये जी डैश इज इक्वल टू क्या हुआ, जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कहां पर था, इनसाइड। इनसाइड मतलब अपने अर्थ सरफेस के डेप्थ में, तो वहां पर ये फॉर्मूला लगाओगे। और हाइट सरफेस के बाहर कैसा फॉर्मूला लगा रहे थे आप, आउटसाइड आप फॉर्मूला लगा रहे, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 अपॉन h बाय आर ई का होल स्क्वायर, है ना। या फिर इन शॉर्ट इसे हम थोड़ा सा और इतना सिंप्लीफाई ना भी करें तो हम जी डैश इज इक्वल टू क्या लिख रहे थे, सिंपली जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो है ना, आर ई प्लस एच, सेंटर से आउटसाइड देखेंगे तो यही स्मॉल आर है, तो कैसा हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर, तो वो यहाँ पर है। मतलब जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, सही मायने में ये ग्राफ मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना बना के फोर्थ क्वाड्रेंट में भी, कई बुक्स में इधर भी बना होता है, क्योंकि जी का वैल्यू जो रहेगा वो डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव होता है, तो कई लोग यहाँ पर भी बना देते हैं, तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। चलो नोट कर लो इसको। अब थर्ड और इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना इसके ऊपर भी, तीन तरह के वेरिएशन होते हैं बेसिकली जी के वैल्यू में। कौन कौन से वेरिएशन होते हैं, एक तो हाइट के साथ देख लिया, डेप्थ के साथ देख लिया, और रोटेशन की वजह से भी वेरिएशन आता है, बट वो वेरिएशन बहुत कम होता है। बट अगर उसको काउंट कर लिया जाए, है ना, अर्थ के रोटेशन की वजह से भी एक जी के वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंज आता है। मतलब ऐसा नहीं कि रोटेशन की वजह से इक्वेटर पर जी का वैल्यू इतना है और पोल पे वैल्यू इतना हो जाए कि बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएशन हो, ऐसा नहीं होता। बट अगर अपने को वेरिएशन काउंट करना ही है ना, सो अगर हम अर्थ का ओमेगा कैलकुलेट करने जाएं तो ओमेगा क्या होगा, t इज इक्वल टू क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी, है ना। या फिर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो t इज इक्वल टू ऐसे लिख दो 2 पाई बाई ओमेगा। तो अर्थ का अगर एंगुलर स्पीड, घूमने की रफ्तार देखें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड मतलब 24 आवर 60 इंटू 60 रेडियन पर सेकेंड। अब ये वैल्यू खुद भी आप देखो, ये वैल्यू बहुत छोटी आने वाली है, तो आप इसीलिए वो जो रोटेशन एंगुलर स्पीड होती है अर्थ की, वो हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज नहीं, बहुत स्लो रोटेशन है। तो रोटेशन की वजह से जी के वैल्यू में जो वेरिएशन आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम, बहुत कम। बट उसको अगर हम काउंट कर लें, है ना, तो क्योंकि हमें यहाँ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें एक एक एस्पेक्ट जो कुछ भी वेरी हो सकता है। अब ऐसे तो जी के वैल्यू में वेरिएशन क्या 2 4 10 50 किलोमीटर तक होता है, नहीं, लेकिन 500 1000 किलोमीटर ऊपर जाने में जी के वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंज आता है, नहीं आता। तो उस तरह की बात है कि अगर रोटेशन की वजह से जी के वैल्यू में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, बट जो आता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो आप हेडिंग नोट कर लो, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। आप यहां पर हो और
ये बॉडी हमारे ऐसे मूव कर रही है, ठीक, तो इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की सेंटर की तरफ। तो इधर की साइड जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से। अच्छा, ये जो बॉडी होगी ये किस सर्कल में रोटेट हो रही होगी, क्या इसका सर्कुलर पाथ ये होगा। तो अगर अर्थ का रेडियस आर ई ले लिया तो ये बॉडी जिस सर्कल में मूव करेगी उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, और इस बॉडी का कुछ मास मान लेते हैं m, तो इधर क्या लगेगा mg, इस पर इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज m ओमेगा स्क्वायर, और इस सर्कल का रेडियस मान लो आपने स्मॉल r ले लिया तो m ओमेगा स्क्वायर r स्मॉल r। ये चीज क्लियर है? ओके। ये एंगल हमने सपोज ले लिया फाइव, तो ये जो r है ये r का वैल्यू हम ऐसा लिख सकते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R साइन फाइव, ठीक। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस, तो यहाँ पर स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R साइन फाइव। ओके, तो स्मॉल r की जगह पर आप यहाँ पर लिख सकते हो कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ इनटू साइन फाइव। तो अब इस पार्टिकल के बारे में ध्यान सोचा जाए तो इस पर दो फोर्स लग रहा है, इधर की साइड लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन फाइव, और इधर की साइड लग रहा है, फोर्स की बात करेंगे, सॉरी एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो m हट जाएगा, ये तो फोर्स है ना mg, और ये m ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा g, और अगर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो सिर्फ इतना आएगा। इन दो का जो रिजल्टेंट होगा क्या वही इस पर नेट एक्सेलरेशन होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इफेक्टिव एक्सेलरेशन g इफेक्टिव इज नथिंग बट, सोचो ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई है, तो हम g डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन फाई इंटू कॉस 90 प्लस 5। पहले आप अच्छे देखो ये क्या लिखा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है मेरी बात? ओके। अब थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ओमेगा कैसा है, स्मॉलर, ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो वो और भी छोटा, और उस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो वो टर्म बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो, दिस वन। तो बच्चा कहता सर ये भी तो छोटी है, इसको भी छोड़ दो, तो फिर जी का वैल्यू आ गया जी। कंपैरेटिवली टर्म्स को हटाया जाता है, इन तीनों टर्म्स में देखा जाए तो सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी होगी, ये, इसलिए इसको इन दोनों के कंपेयर में नेगलेक्ट कर दिया। अगर इसको भी नेगलेक्ट कर दोगे तो फिर तो जी के, फिर तो आपने मान लिया कि ओमेगा कोई वेरिएशन, ओमेगा का कोई इफेक्ट आया ही नहीं, ठीक है। ओके, तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी स्क्वायर। अच्छा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ ना, कॉस 90 प्लस 5, ओके सब सही है सब, हाँ सब सही है। जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर 5 की पावर 1/2, इस तरह से आ गया। अब इसको फर्दर और थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ से g को बाहर बुला लिया, यहाँ पर g है ना, हाँ, तो यहाँ पर g कॉमन आ गया बाहर अंडर रूट में, तो यहाँ पर ये क्या रह जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय g का अंडर। ये समझ में आया क्या किया हमने यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन निकाला, जी स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर क्या जाएगा, अरे कईयों को तो समझ ही नहीं आ रहा बन, अरे ऐसे समझ लो, इस पूरे टर्म्स में इसमें जी का मल्टीप्लाई और जी का डिवाइड करो,
तो जी का मल्टीप्लाई करते हैं जी स्क्वायर आ गया, जी स्क्वायर पूरे में से कॉमन आया तो बाहर क्या है जी, इधर क्या हुआ 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर फाइव बाई जी। क्लियर है? ओके, तो आप इतना नोट करो। तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस पावर का, क्योंकि ये टर्म छोटी होने वाली है, ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर फाइव बाई जी, ये आ जाएगा। और अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर फाइव, ये एक हमारा फॉर्मूला, हमने जी का वैल्यू क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया इस जी का, तो जी माइनस दिस। तो हमें तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो ओमेगा की वजह से जो वेरिएशन आता है वो जी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर फाइव। बस ध्यान रखना फाइव कहाँ से लिया है, फाइव आपने वर्टिकल से एंगल लिया है, क्योंकि कई बार आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल दे दिया जा सकता है। तो अगर वर्टिकल से एंगल 60 है और क्वेश्चन बोला गया कि हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 है, तो यहाँ पर तुम फाइव का वैल्यू क्या रखोगे। उसने बोला कि जो हमारा 30 हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है लोकेशन का, तो हमें तो वर्टिकल एंगल निकालना होता है। अरे तो हॉरिजॉन्टल 30 है तो वर्टिकल क्या होगा 60, तो यहाँ पर फाइव का वैल्यू क्या रख देना 60। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि रोटेशन की वजह से जो जी के वैल्यू में वेरिएशन आता है, दैट इज जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर फाइव। क्लियर है? इसको नोट कर लो। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। एक हिट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बुक्स में मिलेगा, हर जगह कराया भी जाता है और एग्जाम में भी आने की पॉसिबिलिटी है इसकी। आपसे क्या बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ इफ वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल बी जीरो। ठीक है, कि इक्वेटर पे उसका वेट कितना हो जाए, जीरो। अब वेट जीरो होने का मतलब क्या, मास थोड़ा ना जीरो हो सकता है, जी का वैल्यू जीरो हो चुका है, जी इफेक्टिव। अब एक बात समझे यहाँ पर, उससे पहले एक बात बता देता हूँ। हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें हमने एक फाई एंगल लिया था यहां से वर्टिकल से। ये फाई एंगल दो तरीके से डिफाइन हो सकता है, एक तो वर्टिकल से एंगल हो सकता है फाई, और एक एंगल हो सकता है हॉरिजॉन्टल से। बट हमने जब डेरिवेशन किया था तो हमने डेरिवेशन में एंगल लिया था फाई से, वर्टिकल से सॉरी। जब एंगल हॉरिजॉन्टल से होता है ना, तो उसे बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। कहां से, यहां पर आप चाहो ऐसे लिखते हैं विद हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं विद लैटिट्यूड एंगल 30 डिग्री। तो आपको समझ में तो आना चाहिए कौन सा एंगल 30 है, हॉरिजॉन्टल से, और हमने जो 5 वर्टिकल से लिया था उसे बोलते हैं को लैटिट्यूड एंगल। विद वर्टिकल। ठीक है, ओके, तो इसको नोट करो आप। अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपने इससे बोला गया कि अच्छा इक्वेटर तो समझते ही हम लोग है ना, इक्वेटर और पोल यहीं पे दो बातें आती हैं। तो ये हमारा हो गया इक्वेटर और ये हमारे हो गए पोल। तो अगर हम इक्वेटर, हमारे लिए फॉर्मूला क्या है, जी डैश या जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर फाइव, यही फॉर्मूला आया था। अगर इक्वेटर की बात की है तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइव कितना हो गया 90 डिग्री, है ना। तो अगर फाइव का वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो जी डैश फॉर, ऐसे लिख देते हैं, फॉर इक्वेटर
फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा जी इफेक्टिव क्या रहेगा, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू हो गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। ये आ गया इक्वेटर पे फॉर्मूला। बट उसने बोला कि इक्वेटर पर जो इफेक्टिव जी है ना किसी भी बॉडी का वेट है वो जीरो ही हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, जीरो होने का मतलब उसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या आ चुका है, जीरो। और इस सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ऐसा हो गया है तो फिर g इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर ई, और ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा g अपॉन आर ई का अंडर रूट। और हमें पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर ई बाई जी। जब इसमें वैल्यूज रख के इसे सॉल्व किया और हमने देखा तो आंसर आएगा 1.4 आर। उसे आवर में भी कन्वर्ट करना है लास्ट में, सेकंड में छोड़ देना। ये हिट क्वेश्चन है तो इसको इसका डेटा याद रखें आप। मैं तो कहता हूँ इस क्वेश्चन को आप रट लो, है ना। एग्जाम में अगर अच्छी किस्मत हुई ना, नीट में स्पेशली और जेईई मेंस में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि अगर ऐसा बोल दिया है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ का टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, अगर इक्वेटर पे किसी भी बॉडी का वेट जीरो है तो डायरेक्ट आंसर उसका याद रखो 1.4 आर होता है। कैसे होता है वो मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है ये चीज, नोट कर लो इसको, है ना। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान समझो उसको। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं आपसे बोलूं किसी भी ओमेगा फाइंड करो, कहां पर, इक्वेटर पर। फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ, ब्रैकेट ऐसे अभी बाद में नोट कर लेना उसको। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द अर्थ इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज 3/4 एट द इक्वेटर। मतलब किसी भी बॉडी का वेट, तो अगर हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर फाइव, तो वेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mg इफेक्टिव इज इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर फाइव। इक्वेटर की बात करेंगे तो हमारा ये टर्म चला जाएगा। उसने बोला वेट, इनिशियल वेट का 3/4 है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, 3/4 ऑफ mg इज इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर ई। m चला ही जाना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर ई mg/4, सॉरी g/4, और कुछ तो नहीं रह जाएगा ना, नहीं सब सही है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, g/4 आर ई का अंडर रूट। अब जो भी सॉल्व कर देंगे रेडियन पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, बस ध्यान रखना कि किस तरह से सॉल्व करना। तो आपको एक बात समझ आएगी कि हमें लिए फॉर्मूला जरूरी है, फॉर्मूला याद होगा तो ये ऐसे क्वेश्चन हो पाएंगे। और आप उठा के देखो ग्रेविटेशन चैप्टर में, नीट में और जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में हर साल आते हुए दिखाई देंगे ग्रेविटेशन चैप्टर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक ढंग से पढ़ा है, बिल्कुल एक एक फॉर्मूला याद है, तो ग्रेविटेशन में आप नहीं फंसोगे ही नहीं। अभी तो स्टार्ट हुआ है, खत्म जहां तक होता जाएगा। सिर्फ 5% चैप्टर आपको अलग मिलेगा, कुछ तो अलग होगा, नहीं तो पढ़ा नहीं क्यों पढ़ता। 5 to 7% अलग मिलेगा, बाकी पूरा चैप्टर एज इट इज रिपीट लगेगा आपको। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।